हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अभी वो कॉलेज से आई ही थी कि मोबाइल घनघना उठा। आज सुबह अर्चना का फोन आया, देखकर वो चौंकी थी। एक वही तो थी जिससे अपनी हर बात शेयर कर सकती थी। उससे अगर एक दिन भी बात ना हो तो खाना ही हजम नहीं होता था। अजय कहते, तुम बहनें भी घंटों फोन पर लगी रहती हो, पर बातें हैं कि समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। वो कल ही लखनऊ भैया के पास गई थी। इधर कुछ दिनों से माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। सशंकित मन से फोन उठाया। दीदी, लग रहा है माँ अंतिम सांसें ले रही हैं। पापा बहुत विचलित हैं। वो माँ के सम्मुख बैठे गीता का पाठ कर रहे हैं, पर मन से वो बहुत ही अशांत है। गीता का पाठ? पर उन्हें तो इन सब पर कभी विश्वास ही नहीं रहा था। खैर छोड़ो, माँ को किसी डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते। 1000 मील दूर बैठी सोनिया ने चिंतित स्वर में कहा था, दीदी, माँ की इच्छा थी। पापा माँ की अंतिम इच्छा का मान रख रहे हैं। जहाँ तक डॉक्टर के पास जाने की बात है, भैया कह रहे थे कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। उनकी किडनी फेल हो गई है तथा हार्ट भी कम पंप कर रहा है। कहते हुए अर्चना रोने लगी थी। अरे कुछ तो इलाज होगा। अब मैं क्या बताऊं, रमेश आए नहीं है। अगर मैं इस संदर्भ में कुछ कहती हूँ तो शायद भैया भाभी को अच्छा ना लगे। वे अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर ही रहे हैं। दीदी रखती हूँ, माँ बहुत तेज तेज सांस ले रही है। अर्चना सुन। उसकी बात सुनने से पूर्व ही अर्चना ने फोन रख दिया था और बिलख पड़ी थी सोनिया। माँ से जुड़ी यादें सोनिया के जहन में उमड़ उमड़ कर उसे परेशान करने लगी थी। किसी तरह स्वयं को संभालकर उसने अजय को फोन मिलाया। ट्रेन का आरक्षण मिलना कठिन था। अगर फ्लाइट से जाती तब भी 15-20 घंटे से पहले नहीं पहुंच सकती थी। चेन्नई से पहले दिल्ली, फिर उसके पश्चात लखनऊ। अजय ने बुकिंग कराने का आश्वासन ही नहीं दिया, वरन स्वयं भी चलने के लिए तैयार हो गए। उसे अजय की यही बात पसंद थी कि वे उसके सुख दुख में सदा साथ खड़े रहे थे। वो पैकिंग कर रही थी कि भाई का फोन आया। उसने सशंकित मन से फोन उठाया। भाई की आवाज कहीं दूर से आती प्रतीत हो रही थी। सोनिया, हम हार गए। माँ हमें छोड़कर चली गई। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। कहते हुए वो बिलख पड़ी थी। संभाल अपने आप को। अगर हम ही हिम्मत हार गए तो पापा को कौन संभालेगा। ठीक कह रहे हैं भैया आप, पर मन को कैसे समझाऊं। समझाना तो पड़ेगा ही। बता तू कब तक पहुंच रही है। भैया, अर्चना से माँ की तबीयत के बारे में पता चलते ही अजय को बुकिंग के लिए कह दिया है, पर फिर भी 15 से 20 घंटे तो लग ही जाएंगे। ठीक है, हम इंतजार करेंगे, कहकर भाई ने फोन रख दिया था। उसने फोन रखा ही था कि अजय का फोन आ गया। 1 घंटे के अंदर ही हमें निकलना था। वो चाहकर भी उन्हें माँ के बारे में नहीं बता पाई। उसने कॉलेज में छुट्टी के लिए मेल की तथा जल्दी जल्दी पैकिंग करने लगी। तुमने पैकिंग कर ली? मैं टैक्सी लेकर आ गया हूँ, हमें शीघ्र से शीघ्र निकलना होगा, अजय ने आते ही कहा। अजय को देखते ही उसके सब्र का बांध टूट गया। वो उनसे लिपट कर रो पड़ी तथा भैया द्वारा प्राप्त सूचना उन्हें दी। सुनकर अजय ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, सोनिया, संभालो स्वयं को। जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। पूर्ण आत्मा थी, इसलिए अधिक कष्ट नहीं सहा। अजय कुछ गलत नहीं कर रहे थे। माँ पिछले 1 वर्ष से कुछ अधिक ही बीमार थी। अगर अंतिम 1 हफ्ते की बात छोड़ दे तो वो अंतिम समय तक अपना काम स्वयं ही करती रही थी। उनकी बीमारी लाइलाज हो चुकी थी। डायबिटीज से तो वह पीड़ित थी ही, पर उम्र बढ़ने के साथ अर्थराइटिस भी हो गया, जिसके कारण दर्द निरोधक दवाएं आवश्यकता से अधिक खाने के कारण उनकी किडनी पर भी असर आ गया था। पर भैया के अनुसार उनकी मृत्यु का किडनी फेलियर से नहीं, हार्ट अटैक से हुई थी। मन झंझावतों से भरा था। बचपन से लेकर आज तक के पल उसकी आंखों के सामने से गुजर रहे थे। वो माँ की संघर्ष के समय की भी गवाह थी। दादाजी का निधन तभी हो गया था जब पापा इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे। पापा के ऊपर एकाएक पूरे घर की जिम्मेदारी का बोझ आ गया था। उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी ही थी, साथ में अपने भाई और बहनों का भी ध्यान रखना था। गनीमत थी कि पढ़कर निकले ही थे कि उन्हें अपने कॉलेज में ही पढ़ाने का ऑफर मिल गया। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंख। घर की गाड़ी चल निकली थी। कुछ ही दिनों में दादी ने पापा का विवाह एक साधारण परिवार की साधारण पढ़ी लिखी लड़की से यह सोचकर कर दिया कि ज्यादा चू चपड़ नहीं करेगी।
उनका अंदाजा सही था। माँ ने अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया था। वह पूरे दिन काम में लगी रहती, मानो वह पूरे घर की धुरी हो, उनके बिना कोई एक कदम भी न चल पाता हो। दादी उनकी सेवा से प्रसन्न थी ही, उसकी बुआ क्षमा और ऋचा पूरे दिन भाभी भाभी करके उनसे अपना काम करवाती रहती। यही हाल उसके चाचा पवन का था। वे सब भाई बहन भी उस विशाल वृक्ष की छाया तले बढ़ती रही। एक समय आया जब उसके चाचा और दोनों बुआओं का विवाह हो गया। दादी जहां संतुष्ट थी, वही मां रिलैक्स महसूस कर रही थी। उस समय वो 10वीं कक्षा में थी, जबकि भाई रमेश ग्रेजुएशन कर चुका था। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता था। वो सीए का फाउंडेशन क्लियर कर चुका था तथा अकाउंटेंसी की इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। घर की अपनी जिम्मेदारियों से निपटने के पश्चात अब माँ का पूरा ध्यान उनकी तरफ था। वह पुत्र के साथ पुत्रियों को भी उच्च शिक्षा की पक्षधर थी। उन लोगों की पढ़ाई में व्यवधान न आए, इस वजह से वो टीवी भी नहीं खोलती थी। जब तक वे पढ़ते रहते, वे भी इस आशा में जागती रहती कि कहीं उन्हें उनकी आवश्यकता न पड़ जाए। अपने इस समय को वो जाड़ों में बुनाई तथा गर्मी में कढ़ाई करके पूरा किया करती। सोनिया को सुबह उठकर पढ़ने की आदत थी, पर उसके साथ ही बुरी आदत थी कि उसे उठते ही चाय चाहिए थी। एक बार माँ को उठने में देर हो गई और वह चाय बनाने किचन में चली गई। इस बात ने माँ को इतना आहत किया कि उन्होंने उन्हें न जगाने के लिए न केवल टोका, वरन दूसरे दिन से वो अलार्म क्लॉक अपने पास रखकर सोने लगी। लंच सर्व हो रहा है। अजय की आवाज सुनकर वो अतीत से बाहर आई। अजय ने उसकी सीट के सामने की सीट पर लगी फोल्डिंग टेबल खोली। उनके टेबल खोलते ही एयर होस्टेस ने लंच उसे पकड़ाया। उसने मना किए तो अजय ने एयर होस्टेस के हाथ से लंच ले लिया तथा उससे कहा, माना तुम बहुत डिस्टर्ब हो, पर कुछ न खाकर तुम अपना ही स्वास्थ्य खराब करोगी। जब तक मैं माँ के अंतिम दर्शन नहीं कर लेती, कुछ नहीं खाऊंगी। तुम्हें डायबिटीज भी है, अगर शुगर लो हो गया तो मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारी जिद कहीं तुम्हें भी अस्पताल न पहुंचा दे। तुम्हें अपने पिता का संबल बनना है, न कि उन्हें परेशान करना। रमेश और अजय की एक ही बात सुनकर लगा वे ठीक ही कर रहे हैं और उसने बेमन से खाना खाना प्रारंभ कर दिया। शीघ्र ही विमान ने दिल्ली की जमीन छू ली। अजय ने दिल्ली से लखनऊ के लिए टैक्सी बुक करा ली थी। उतरते ही लखनऊ के लिए चल दिए। रमेश ने उसके पहुंचने में देरी होने के कारण मां के पार्थिव शरीर को बर्फ की सिल्ली पर रखवा दिया था। आखिर 10 घंटे का सफर तय करके हम लखनऊ पहुंचे। लगभग सभी रिश्तेदार पहुंच चुके थे। वो जाकर पापा के कदमों के पास बैठ गई तथा फूट फूट कर रोने लगी। पापा ने सिर्फ इतना कहा, सब्र कर बेटी, सब गिनती की सांसें लेकर आते हैं। सोच ले, तेरी माँ का हमारे साथ बस इतना ही साथ था। पापा ने सारी रस्में धैर्य से निभाई, सबको दिलासा देते रहे, पर उफ तक नहीं की। माँ की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता था, पर पापा को परिस्थितियों के साथ एडजस्ट करते हुए देख सभी को अच्छा लग रहा था। एक दिन भाभी का फोन आया। थोड़ा इधर उधर की बातें करते हुए कहा, दीदी, पापा को पता नहीं क्या होता जा रहा है। वो ना ढंग से खाते हैं न पीते हैं, बस कुर्सी पर आंख बंद किए पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। कभी चंचल और कृष्णा कभी उनके साथ बैठकर बातें करना चाहते हैं, या उनका पसंदीदा खेल कैरम खेलकर उनका मन परिवर्तन करना चाहते हैं तो कह देते हैं, बेटा तुम दोनों खेलो, मेरा मन नहीं है। कमजोर भी होते जा रहे हैं। उनकी वजह से रमेश भी अत्यंत परेशान रहते हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। ठीक है, मैं बात करती हूँ। पापा को फोन दे दूं? दे दीजिए। पापा जी, दीदी का फोन है। कैसी है बेटा? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, बस जी रहा हूँ। पापा, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? बेटा, तेरी माँ के बिना जीना ऐसा लग रहा है जैसे उधार की सांसें ले रहा हूँ। पता नहीं उसके साथ मैं भी क्यों नहीं चला गया। ओह, उनके शब्दों के कंपन को भली भांति महसूस कर सकती थी। स्वयं को संभाल कर कहा, पापा प्लीज ऐसा मत कहिए, आपको हमारे लिए जीना होगा। आपको पढ़ने का शौक था, पढ़िए, थोड़ा बाहर टहलिए, मन बदल जाएगा। और कुछ तो पढ़ने की इच्छा नहीं होती, पर गीता पढ़ने पर थोड़ी देर के लिए मन में सुकून अवश्य महसूस करता हूँ, पर हमेशा ऐसा नहीं हो पाता। मन को एकाग्र करने की कोशिश करता हूँ, पर एकाग्र नहीं कर पाता। और घूमना मेरा स्वास्थ्य ही साथ नहीं देता। सच तो यह है बेटा, अब मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। तेरी माँ के साथ मेरी जिंदगी ही मानो समाप्त हो गई है। पापा, आप ही तो कहते थे मन चंचल है, मन को बांधना, एकाग्र करना पड़ता है।
वैसे भी पापा कोई किसी के साथ नहीं जाता, सबको अपने सुख दुख यहीं इसी संसार में भोगने पड़ते हैं। ठीक कह रही है बेटा, पर मन का क्या करूं, जिसमें तेरी माँ की यादें बसी हैं, उसके साथ बिताए सुख दुख के पल याद आते हैं। ठीक है, अब फोन रखता हूँ। पापा की इस आदत से वो भली बात परिचित थी। जब उन्हें बात नहीं करनी होती थी तब वो यही कहकर फोन काट दिया करते थे, पर आज से पूर्व उसने पापा को कभी इतना विचलित नहीं पाया था। अब वो नियम से उनसे बातें करती। एक दिन पापा ने कहा, बेटा तुम और अर्चना मेरी इतनी चिंता क्यों करते हो, मैं ठीक हूँ। रमेश और प्रेमा के साथ चंचल और कृष्णा भी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। सच मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे ऐसे बच्चे मिले। अब तो घूमने भी जाने लगा हूँ। आज पार्क भी गया था जहाँ तेरी माँ के साथ अक्सर जाया करता था। अच्छा लगा, सुनकर मन को तसल्ली मिली। अब पापा उससे अपनी हर बात शेयर करने लगे थे। ये वही पापा थे जो एक समय हम बच्चों के लिए हिटलर से कम नहीं थे। ज्यादा कुछ कहते नहीं थे, पर उनकी आंखें हम बच्चों को अपनी गलती का एहसास करा देती थी। उसे याद है कक्षा 6 में उसके अच्छे नंबर नहीं आए थे। पापा से अपनी मार्कशीट पर हस्ताक्षर करवाने ले गई। तब उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, क्या पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है या पाठ समझ में नहीं आ रहा है? कारण जो भी हो, पर भविष्य में अगर ऐसे नंबर आए तो मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। उनकी धमकी का यह असर हुआ कि वो सदैव प्रथम श्रेणी में पास होती रही थी। दरअसल वो परीक्षा फल उसकी बुरी संगत का नतीजा था। वो कक्षा में जाने की बजाय अपनी सहेलियों के संग इधर उधर घूमते हुए समय व्यतीत करने लगी थी। कुछ पापा का डर तथा कुछ कम उपस्थित होने के कारण मैम की घर शिकायत भेजने की धमकी उसे सही राह पर ले आई थी। एक बार फिर पापा को जिंदगी की ओर लौटते देख मन को संतुष्टि मिली थी। न जाने कैसे दुनिया के नियम है, पुत्र और पुत्री एक ही कोख से पैदा होते हैं। एक ही इंसान के अंश होने के बावजूद पुत्र के हिस्से में ही कर्तव्य आते हैं, जबकि पुत्रियां अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण चाहकर भी सहयोग नहीं कर पाती हैं। पुत्र और पुत्रवधू अच्छे हैं तो बुढ़ापा आराम से कट जाता है, वरना जिंदगी नर्क बनती चली जाती है। एक दिन पापा को फोन करने ही जा रही थी कि उनका फोन आ गया। बेटा कहकर वो कुछ कहते कहते रुक गए। क्या हुआ पापा, आप ठीक तो हैं? बेटा आज मैं रोज की तरह पार्क गया था। एक बेंच पर थोड़ी देर आराम करने के उद्देश्य से बैठ गया। वो यही बेंच थी जिस पर तेरी माँ के साथ बैठा करता था। मन को पुरानी स्मृतियों ने घेर लिया। अचानक मुझे लगा कि तेरी माँ मेरे सामने से गुजरकर आगे बढ़ गई है। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं उठा तथा उसके पास जाकर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, उर्मिला तुम? उस महिला ने मुझे तीखी नजरों से देखा और तीव्र स्वर में कहा, बुढ़ा गए हो पर आशिक मिजाजी नहीं गई? उसके तीव्र स्वर को सुनकर आसपास के कुछ लोग हमें देखने लगे। उनकी निगाहें मुझे शर्म से पानी पानी कर रही थी। बेध्यानी में किए अपने कृत्य के लिए क्षमा याचना करते हुए मैंने कहा, सॉरी बहन जी, दरअसल बस रहने भी दो। तुम्हारे जैसे आशिक मिजाजों के कारण ही भले घर की बहू बेटियों का अकेले निकलना कठिन हो गया है। उसने तिरस्कार के स्वर में कहा था। बेटा उसकी बात सुनकर मुझे लगा कहीं चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाऊं। सफाई देने की गुंजाइश ही नहीं बची थी। मैं उल्टे पैर लौट आया, पर मन बहुत अशांत है। क्या तुझे मैं ऐसा लगता हूँ? कहते हुए उनकी आवाज कपा गई थी। प्लीज पापा आप ऐसा मत सोचिए। अगर आप उससे कहते कि उसमें आपको अपनी पत्नी की छवि नजर आई केवल इसीलिए, लेकिन बेटा क्या वह मुझ पर यकीन करती? अवश्य करती पापा, अगर आप अपना पक्ष रखते। उसकी बात का उत्तर देने की बजाय पापा ने फोन काट दिया था। उसे ये तो पता था कि पापा माँ को बहुत चाहते थे। अपने कॉलेज के टूर की बात छोड़ दे तो शायद ही वे दोनों कहीं अलग अलग गए हों। क्या कोई किसी को इस हद तक चाह सकता है कि उसे सोते जागते बस वही नजर आए? पापा की बात सुनकर मन बेचैन हो गया, पर उसके पास कोई उपाय भी तो नहीं था। हफ्ते भर पश्चात रमेश का फोन आया। पापा खाना नहीं खा रहे हैं। हमारे आग्रह पर सिर्फ यही कहते हैं, मुझे भूख नहीं है। ऐसा कितने दिन चलेगा? हम तो समझा कर हार गए हैं। तुम बात करके देखो, शायद तुम्हारी बात मान जाए। सोनिया ने बात की तो पापा ने कहा, बेटा मेरा इस संसार से जी उचट गया है। अब मैं जीना नहीं चाहता। प्लीज पापा ऐसा मत कहिए। माँ तो हमें छोड़कर चली गई, पर आपको हमारे लिए जीना होगा। बेटा हर इंसान को एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। शायद मेरा भी समय हो गया है। तुम लोग अपनी जिंदगी में सुखी संपन्न रहो, बस यही कामना है।
ठीक है बेटा, फोन रखता हूँ। कहते हुए सदा की तरह उन्होंने फोन काट दिया था। सोनिया का मन नहीं माना और वह पापा से मिलने की चाह लिए चली आई। देखा वो अक्टूबर में भी दस्ताने पहने हैं। पापा अभी तो इतनी गर्मी नहीं है, फिर आपने दस्ताने क्यों पहन रखे हैं? अचानक वो पूछ बैठी। बेटा तुझे याद है सर्दी में जब मैं स्कूटर चलाया करता था तो ठंड की वजह से मेरे हाथ की अंगुलियां सूज जाया करती थी। तब तेरी माँ ने मेरे लिए ये दस्ताने बनाए थे। ये उसके द्वारा मुझे दी गई पहली गिफ्ट थी। मन में एक चाहत है जब उसके पास जाऊं तो उसके द्वारा दिए इस उपहार के साथ जाऊं, बस इसीलिए पहन लिए हैं। आपको कुछ नहीं होगा। पापा को बहकी बहकी बातें करते देख उसने कहा था, बेटा अर्चना को भी बुला लो, सबसे मिल लूं। पता नहीं कब ईश्वर का बुलावा आ जाए। प्लीज पापा जाओ, आराम करो और मुझे भी करने दो। कहकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। दीदी कुछ खा लीजिए, सफर से आई है, प्रेमा ने अंदर आकर कहा। प्रेमा की आवाज ने उसके दरकते दिल को सांत्वना दी थी, पर पापा की बात सुनकर उसका खाने का बिल्कुल मन ना था। पर भाभी प्रेमा का भी मन रखना था। खाते खाते उसने अर्चना को भी पापा की बात बताते हुए फोन किया। वो फोन पर ही रोने लगी। उसे दिलासा देते हुए शीघ्र आने के लिए कहकर उसने फोन काट दिया। दीदी पापा कई दिनों से ऐसे ही बहकी बहकी बात कर रहे हैं। कभी कभी मन बेहद घबराने लगता है। माँ के जाने की टीस अभी कम नहीं हुई है कि पापा की ये हालत। रमेश अभी तक स्वयं को संभाल नहीं पाए हैं। अगर पापा को कुछ हो जाता है तो, कहते हुए गंभीर हो गई थी प्रेमा। भाभी होनी को कोई टाल नहीं सकता। दर्द सहने की शक्ति भी भगवान दे देता है, पर जैसी पापा की मना स्थित है उसे देखकर मेरी तो यही चाह है कि जो उनके लिए उचित हो वही हो। शायद आप ठीक कह रही हैं दीदी। दूसरे दिन अर्चना आ गई थी। अर्चना के आते ही पापा ने कहा, बस अब मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। अब अगर भगवान बुलाना भी चाहे तो मुझे कोई गम नहीं है। कहते हुए उन्होंने आंखें मूंद ली। रात को प्रेमा भाभी ने उनको खाना खाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, बेटा भूख नहीं है, पापा कुछ तो खा लीजिए, बिना खाए कैसे जीवन चलेगा? सोनिया ने आग्रह किया था। जीवन की चाहत ही नहीं रही बेटा, ईश्वर से ये प्रार्थना है बिना कष्ट दिए अब इस जीवन को ले ले। प्लीज पापा ऐसा मत कहिए। कहते हुए प्रेमा की आंखें भर आई थी। वहीं अर्चना रोने लगी थी। मुझे क्षमा करना बेटा, पर इस दिल का क्या करूं जो तुम्हारी माँ के बिना रहना ही नहीं चाहता। तुमने मेरे लिए जितना किया है उतना तो शायद मेरी अपनी बेटियां भी नहीं कर पाती। मेरे सारे दायित्व पूरे हो चुके हैं। मृत्यु चिरंतन सत्य है बेटा, फिर उससे क्या घबराना। वैसे जीवन मृत्यु पर किसी का वश नहीं है। अब मेरी परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि वो मुझे बुला ले, जिससे मेरे इस शरीर को सारे कष्ट दूर हो जाएं, जिससे मेरे इस शरीर के सारे कष्ट दूर हो जाएं। तुम सब अपने अपने जीवन में खुश रहो, बस इसी आशा के साथ जीवन की अंतिम सांस लेना चाहता हूँ। अब तुम लोग जाओ, मैं आराम करना चाहता हूँ। कहते हुए उन्होंने आंखें बंद कर ली, मानो वे मोह माया से दूर जाना चाहते हो। सबने बेमन से खाना खाया। रमेश ने कहा, पता नहीं क्यों कुछ दिनों से पापा ऐसी ही बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने भी यही कहा, और सब तो ठीक है, बस कोई मानसिक परेशानी है जो इन्हें परेशान कर रही है। इसीलिए तुम लोगों को भी ये सोचकर बुला लिया कि शायद तुमसे अपनी परेशानी शेयर कर पाएं। पर वो तो बात ही नहीं करना चाहते, बस हमेशा ऐसे ही बातें करते रहते हैं। कहीं पार्क वाली बात तो उन्हें विचलित नहीं कर रही? पार्क वाली बात? रमेश और प्रेमा ने चौंक कर कहा। सोनिया ने पापा से हुई सारी बातें बताई तो रमेश ने कहा, ओह, तो क्या इसी कारण पापा ने पार्क जाना छोड़ दिया? आजकल औरतें भी कम से कम व्यक्ति की उम्र और मना स्थिति का तो ख्याल करें। गलत तो वह औरत भी नहीं थी भैया, शायद इस परिस्थिति में कोई भी ऐसे ही रिएक्ट करती, पर अब क्या करें? प्रेमा ने कहा, बस पापा को समझाना होगा कि उस दिन जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। दीदी यह तो आपको ही करना होगा क्योंकि यह बात पापा ने आपको ही बताई है। अर्चना ने कहा, ठीक है, कल मैं इस संदर्भ में पापा से बातें करती हूँ। दूसरे दिन सुबह प्रेमा चाय लेकर पापा के कमरे में गई। उनकी स्थिति देखकर उसने रमेश को आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर रमेश के साथ वे दोनों भी पापा के कमरे में गई। पापा को तेजी तेजी सांस लेते देखकर रमेश ने घबराकर डॉक्टर को फोन किया। उनके पारिवारिक डॉक्टर केदार तुरंत आ गए। डॉक्टर चेक कर ही रहा था कि उन्होंने एक हिचकी ली। उसके साथ ही उनकी बंद आंखें खुल गई, मानो वो अनंत आकाश में माँ को ढूंढ रही हो।
रमेश पापा की आंखें बंद करने के साथ ही फपक पड़ा था। वही सोनिया और अर्चना पापा के पार्थिव शरीर से लिपटकर रोने लगी थी। माँ द्वारा बनाए दस्ताने पहने हाथों में माँ की फोटो देखकर आंखों में आंसू लिए सोनिया सोच रही थी कि प्रेम का एक रंग ऐसा भी, सिर्फ 2 महीने का वियोग शायद प्रेम ने उन्हें योगी बना दिया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।